जैसे रुपए होते हैं वैसे ही डॉलर विदेशी मुद्रा है। और आज की तारीख में आज के युवाओं में डॉलर कमाने का क्रेज है कि नहीं? $1 बराबर लगभग जो है शायद 80 या 81 रुपए है कि नहीं? तो डॉलर कमाने का क्रेज है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि हमारे यहाँ के नौजवान भागे चले जाते हैं कहाँ? अमेरिका या विदेशों में। वहाँ क्यों जाते हैं? वहाँ इसके लिए जाते हैं कि उनकी जो इनकम होगी वो किस में होगी? डॉलर में होगी, है कि नहीं? तो यहाँ भारत से विदेशी जाने वाले जो इंडियन आज का नौयुवा है उसी को लेकर के लेखिका ने जबरदस्त जो है व्यंग किया कि डॉलर के पीछे हम कैसे भागते चले जा रहे हैं कि पता चलता है कि डॉलर के चक्कर में हम अपना घर छोड़ते हैं, गांव छोड़ते हैं, देश छोड़ते हैं, और जहां हम जाते हैं वहां जो हमें सम्मानजनक जीवन जीने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यही बात लेखिका कहती है कि वो अमेरिका गई थी और अमेरिका से लौटे हैं, और वहां से लौटने के बाद लेखिका को जैसे सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखाई पड़ता है, क्योंकि सावन के महीने में हरियाली होती है। कह रहे हैं कि वही स्थिति है कि वो जब से अमेरिका से लौटी है तब से उसके सामने क्या दिखाई पड़ रहा है? तो वहां का डॉलर दिखाई पड़ रहा है, वहां की व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। ऐसी स्थिति में वो कह रहे हैं कि यहाँ से भारत से जो है लोग भागे हुए चले जाते हैं अमेरिका डॉलर कमाने के लिए, क्योंकि उनकी एक आकांक्षा है, उनके अंदर एक उत्साह है, उनके अंदर एक कुंठा है। तो ठसाठस जहाज भर के जो वहां चले जाते हैं। तो वो कहती है कि अब वहां की प्रशंसा कर रही है। तो कहते आह क्या देश है, जब तक रही मेरे सिर के ऊपर वाले अमेरिकी आसमान में लगातार हवाई जहाज गुजरते होते थे। जमीन से ज्यादा ट्रैफिक आसमान में हुआ करती, दुनिया भर के आने वाले जहाजों की गोल्ड रश। वो कहते कि वहां जब हम गए तो वहां क्या दिखाई पड़ रहा है? सड़क पे जितनी ट्रैफिक है उससे ज्यादा जो हवाई जहाज की ट्रैफिक होता है। विदेशों से लोग आ रहे हैं, विदेशों में लोग जा रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान से जहाजों में भर भर करके नवयुवकों का जो जत्था है, कौन से लोग जा रहे हैं? जो ट्रेंड है, स्किल्ड है, यहाँ रह करके जो सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। कहते हैं वो कौन है? कहते हैं इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, ज्वेलरी का काम करने वाले लोग हैं, होटल का काम करने वाले लोग हैं। तो कहते हैं कि यहाँ से लोग गए हैं और वहां जाकर के खूब डॉलर कमा रहे हैं। अब डॉलर कमा रहे हैं तो कुछ भी हमको मिलता है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है कि नहीं? मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है। लेखिका यही बात वो हमारे सामने रखती। तो कहते कि सब कुछ मिला जुला कर वहां एक अच्छा इंडिया बसा हुआ है। ठीक है, तो कहते हैं वो अच्छा इंडिया कौन सा है? कहते हैं कि यह इंडिया है, डिस्को इंडिया है, तो ब्यूटी पार्लर वालों का इंडिया है, तो प्राणिक वालों का इंडिया है, तो औरा वालों का इंडिया है, तो प्रवचन करने वालों का इंडिया है, तो बेबी केयर का इंडिया है, तो सॉफ्टवेयर वालों का इंडिया है। कहना यह है कि यहाँ से अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग गए तो वहां जाने के बाद वो जो व्यवसाय कर रहे हैं उस व्यवसाय में क्या उनकी अपनी एक अलग सी पहचान है। हम समझते हैं कि नहीं, अमेरिका चले गए तो बहुत बड़े कैनवास में चले गए, सब कुछ वहां उनके लिए अच्छा है। तो कहती है ऐसा नहीं है। कहते अब यहाँ से जो लोग गए हैं तो वो कहते लोग हैं, कहते क्षुद्र भारतीय आत्मा, मतलब जिनकी आत्मा कैसी है? बहुत छोटी है, बहुत गिरी हुई है। यही ना, वो वहां गए हैं और वहां जाकर के अमेरिका की जो शान शौकत है, वहां की जो चमक दमक है, उसका बखान करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए क्या होता है? थकते नहीं है। अमेरिका में ऐसा है, अमेरिका में वैसा है, अमेरिका में सब कुछ अच्छा है। तो कहते हैं वही बात है कि यहाँ जाने वाले जो डॉक्टर हैं, जो यहाँ से जाते हैं मेडिकल के बच्चे, वो क्या होते हैं? MBBS होते हैं। तो MBBS जो होता है, ऐसी स्थिति में भारत में रह करके अच्छे पैसे कमा सकता है कि नहीं? लेकिन अमेरिका वो जाता है किसके लिए? वो MD करेगा या MS करेगा, या किसके लिए जाएगा? कि वो डॉक्टरी की प्रैक्टिस करेगा। तो जब यहाँ से वो MBBS करके चले जाते हैं तो वहां जाने के बाद उन्हें क्या करना होता है? प्रैक्टिस करने के लिए वहां की एक डिग्री है USLC,
जब तक वो USLC नहीं लेंगे तब तक क्या होगा, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वो क्या हो सकते हैं, MBBS होके गए तो कंपाउंडर बने रहेंगे, है कि नहीं। तो कहते हैं कि USLC का वो सर्टिफिकेट लेने में इनका क्या होता है, आधी उम्र तो निकल जाती है। और अगर कोई सफल हो गया, उसे वो डिग्री मिल गई, तो कहते हैं कि तब तक जब उनकी आधी उम्र निकल गई, मतलब बाल पक गए, जीवन खत्म हो गया। कहते हैं अब ऐसे डॉक्टर जो है जब प्रैक्टिस करने निकलते हैं तो किनके साथ प्रैक्टिस करने के लिए इनको मिलता है, अपने से कम 10-15 साल छोटे उम्र के जो डॉक्टर होते हैं। अमेरिका का युवा डॉक्टर, हमारे यहाँ का गया हुआ अनुभवी डॉक्टर जो है वो क्या करेगा, उसके अंडर में काम करेगा। या कहते हैं फिर ये जो है कहीं कस्बे को, शहर को छोड़कर, सॉरी बड़े शहर को छोड़ करके किसी छोटे कस्बे में चले जाएं या छोटी जगह पे चले जाएं, और वहाँ रेजिडेंट, मतलब जो हमारे यहाँ अलग अलग कॉलोनी में, मोहल्ले में डॉक्टर होते हैं ना, कोई अपना क्लिनिक खोल ले। या तो फिर अगर उसको USLC नहीं कर पाए तो उनकी कंपाउंडरी तो है ही। ताकि सम्मानजनक जीवन जो युवा जो है MBBS करने के बाद वहां ढूंढने के लिए जाता, वो तो यहाँ उसको मिल सकता है कि नहीं। लेकिन डॉलर का जो नशा है आंखों में, कि वहां जा करके वो कुछ करेंगे नहीं करेंगे, कहते डॉक्टर ना बन पाए, जबरदस्त व्यंग कर रहा है। पेज के 56 के एकदम निचली लाइन के पास जाइए, अंडरलाइन करना हो तो कर लीजिए। कहते हैं कि वो तो मिल गए, लेकिन क्या कहते हैं, डॉक्टर न बन पाए तो भी डॉलर तो बना पाएंगे। कहते हैं कि वहां जाकर के वो डॉक्टर हो पाए नहीं हो पाए, ये दूसरा विषय है। लेकिन वहां जाएंगे तो कमाएंगे, जो पैसे मिलेंगे किसमें मिलेंगे, डॉलर में मिलेंगे। और वो डॉलर अगर इंडिया आएगा और उसको जब वो एक्सचेंज कराएंगे तो $1 के बदले उन्हें जो है क्या मिलेगा, 81। तो लेखिका ने क्या किया, जबरदस्त व्यंग्य किया कि वहां वो जाकर के डॉक्टर बन पाए ना बन पाए, लेकिन क्या करेंगे, डॉलर तो कमाएंगे ना। आगे चले, अब डॉलर कमाने तो चले गए। कहते हैं कि वहां जाएंगे तो उनका परिवार भी बसेगा, और जब परिवार बसेगा तो बच्चे भी होंगे। बड़ी समस्या है, बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा, ये समस्या तो मुंबई में भी आती है। ऐसा नहीं है, गांव से चले आए और वहां जब आदमी आया, फिर उसकी वाइफ आ गई और बच्चे हुए, तो बच्चे की देख रेख कौन करे, है कि नहीं। अगर पति पत्नी दोनों जॉब करते हो तो आप कल्पना कर लीजिए, और यहाँ अगर दोनों नहीं कमाएंगे तो काम नहीं चलेगा, महंगाई इतनी है। तो यही बात ध्यान दीजिए, यही बात वहां भी है। क्या है, डॉलर तो पाते हैं, लेकिन डॉलर का जो हमें जो है वो स्वप्न सा दिखता है, तो वैसे ही महंगाई भी है। आपके यहाँ पानी जो है एक बॉटल 15 रुपए का मिलेगा, और उनके यहाँ का जो पानी मिलेगा वो $1.5 का मिलेगा, तो 120 रुपए का हो गया। तो मिला जुला के मतलब एक ही हुआ कि नहीं हुआ। तो यही वो कह रहे हैं कि अब बच्चे पैदा हुए तो बच्चों को पालने की समस्या आई। तो आखिर बच्चों का पालन पोषण कैसे हो, क्योंकि वहां रखने के लिए जो आया है, जो मौसी है, जो नर्स है, वो बहुत महंगा मिलेगी। जब बहुत महंगी मिलेगी तो इसके लिए क्या करेंगे, तब उन्हें याद आता है कि स्वदेश में, मतलब भारत में उनके मम्मी पापा है, माता पिता है, तो क्या करते, मम्मी पापा को बुला लिए, तो मम्मी पहुंच गए। कहते हैं कि अमेरिका की धरती पर सलवार और कुर्ते वाली एक, अंडरलाइन कर लीजिए, अमेरिका की धरती पर सलवार कुर्ते वाली एक नई माँ का आविष्कार हो गया। मतलब मम्मी गई तो यहाँ भारतीय नारी क्या कपड़ा पहनती है, साड़ी पहनती है कि नहीं। तो वो तो साड़ी पहनते, लेकिन अमेरिका जाने के बाद वो जो साड़ी नहीं पहन रही है, क्या होता है, अब वहां वो चाहे तो जीन्स टॉप पहने, या बहुत ज्यादा गवई का रखेंगे, भारतीय रखेंगे तो समीज सलवार पहन लेंगे। अपने यहाँ देख लीजिए, इसको मुंबई से आपको दिखा रहे, गांव से जो लोग आते हैं, यहाँ आने के बाद क्या होता है, साड़ी छूट जाती है कि नहीं। पता चलता है कुछ नहीं तो मैक्सी से काम चल रहा है, यही ना। और यहाँ आने के बाद जो उम्र दराज महिलाएं हैं वो भी जीन्स और ऐसे कपड़े जो पहनना शुरू कर देती, जो कि वो पहनावा है, ठीक है, लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं। तो लेखिका जो वहां के उसमें व्यंग्य करती है कि वहां जब माँ आई तो माँ क्या पहनने लगी, साड़ी छोड़ करके उसका एक नया आविष्कार हुआ। वो क्या हो गया कि माँ को जो सलवार और उसकी समीज जो वो पहना दिया जाए। तो कहते हैं इस तरीके से
यहाँ साक्षात जननी हिजड़ा क्या हो गई, आविष्कार के रूप में अवतरित हो गए। और ऐसा क्यों? क्योंकि जीन्स और टॉप अगर पहनती, जीन्स और पैंट पहनती, तो वो उनको थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है कि नहीं। तो अगर सलवार समीज पहन लिया तो माथे पे क्या रख लिया, जो दुपट्टा होता है चुन्नी रख लिया। कहते हैं, और एक बात तो हो गई। दूसरी बात कहते हैं, साड़ी सुखाने के लिए पूरी अमेरिका भर में जगह नहीं। कहते हैं अब लोगों के घर कैसे हैं जो इंडियन गए हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। उनके घर कहते हैं घर बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे हम गांव से आए तो गांव में तो घर बहुत बड़े बड़े थे। मुंबई में घर सबके कहते हैं इतने छोटे छोटे हैं कि अगर घर में 2 लेडीज हो और 2 बच्चे हो उनके और 2 आदमी हो तो कपड़े सुखाने की जगह नहीं थी, कपड़े के ऊपर कपड़े डाल दिए जाते हैं। तो उस पर व्यंग्य करती है लिखकर, उतनी जगह भी नहीं है कि नहीं। इसका मतलब कि यहाँ से जाने वाले लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। डॉलर की चमक दमक तो हमको दिखाई पड़ते, लेकिन उनका जीवन जब बद से बदतर है, केवल दूर से चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहते हैं अब ये जो आज की पढ़ी लिखी उत्तर आधुनिक जो पीढ़ी है, ये क्या करती है, ये अमेरिकी समाज में बराबरी का दर्जा हासिल तो करना चाहती है, लेकिन सवाल इस बात का है कि यहाँ जाने के बाद इनकी जो ये साड़ियां होते हैं वो क्या करती हैं, वो इन्हें जो उनसे कमतर दर्जा दिलाने लगती है। किसका? पिछड़ापन का। यही ना, जब पिछड़ेपन का दर्जा दिलाने लगती हैं तो इन्हें क्या करना पड़ता है, इन्हें जो ऐसी स्थिति में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। मतलब वहां के लोगों के पहनावे के अनुकूल मम्मी पापा के कपड़े को बदल दिया जाता है। स्पष्ट है। मतलब यहाँ देखिए जबरदस्त व्यंग्य है कि कैसे डॉलर के लिए हम अपनी संस्कृति को छोड़ देते हैं। यही ना। फिर लेकर के आगे चलती है, कहती है अब वहां जो है घरों में काम करने के लिए जितने भी काम होते हैं, जैसे बर्तन साफ करने के लिए मशीन है, ठीक है, कपड़े सुखाने के लिए है, खाना गर्म करने के लिए है। कहते हैं सारे काम तो मशीन से हो सकते हैं। यहाँ भी आपके घर में है कि नहीं? तो सारे काम तो मशीन से हो सकते हैं, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि बेबी सिटिंग के लिए, बच्चों के देख रेख के लिए भी अभी कोई मशीन बनी है? सुना है? तो सबसे अच्छा मशीन कहते हैं कि सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता मशीन कौन सा होगा? बोले भारत से माँ को बुला लो, है कि नहीं? जिनके घर में इन कामों को करने के लिए मशीन नहीं, आप देख लीजिए माँ सब कर लेते हैं। पोछा भी लगाती है, बर्तन भी साफ करती है, सब्जियां भी काटती है, बच्चे हैं तो उनका पालन पोषण करती है, कपड़े को साफ भी करती है, कपड़े सुखा, सारा काम करती है कि नहीं? तो 25 मशीन इकट्ठा करने की तुलना में तो एक मशीन बहुत सस्ती हो गई। और माँ को चाहिए क्या? अरे 4 रोटी खाएगी या 2 रोटी खाएगी, 1-2 सब्जी जो होगी वो खा लेगी, यही ना, खाना ही तो चाहिए। आज की युवा पीढ़ी तो कितनी शातिर हो गई कि वो अपने डॉलर के लिए जो है माँ बाप के स्वरूप को बदल दे रही है। ठीक है, जबरदस्त व्यंग्य। तो कहते हैं कि एक हिंदुस्तानी, अंडरलाइन कर लीजिएगा, लेकिन एक हिंदुस्तानी माँ जो है अकेले सारे काम सल्टाने के साथ बच्चों को संभाल लेती है। तो कहते हैं क्या भारत की एक माँ गई तो वहां जो जब वो गई तो करती क्या, बच्चे को तो संभाली, इसके अलावा उसने जो सारे के सारे घर को संभाल लिया। ये कह लीजिए फुल ऑटोमेटिक, कि यहाँ जो है कुछ सिखाना बटाना, मतलब बटन भी नहीं दबाना है। यही ना, मशीन तो चलाने के लिए प्लग लगाना होगा, बटन दबाना, मतलब स्विच ऑन करना होगा, और फिर मशीन की देख रेख करनी होगी, मशीन की साफ सफाई करनी होगी। कहते हैं कि अब मशीन का मेंटेनेंस भी लगेगा। लेकिन ये जो भारतीय फुल ऑटोमेटिक मशीन पहुंची, मतलब माँ पहुंची, तो कहते हैं कि क्या गए इसके कल पुर्जे अगर खराब हो तो क्या होगा, कभी घुटने में दर्द होगा, कभी सर में दर्द होगा, कभी कमर में दर्द होगा। यही ना, उम्र हो गई है। कहते हैं अब उसके लिए भी वहां से इलाज की व्यवस्था नहीं, बल्कि वो क्या करेगी, हिंदुस्तान से दर्दनाशक तेल लेके गई रहेगी और अपने से उसको लगा लेगी। सबसे सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? मतलब जबरदस्त लेखिका ने व्यंग किया है। कहते हैं अब ये तो माँ की ड्यूटी देख लिया आपने, पिता की तरफ चल रही। कहते हैं कि पिता जो है क्या करेंगे, तो बड़े गर्व के साथ जो है
बेटे का जो अमेरिकन शर्ट या जीन्स है उसे वो पहन लेंगे। बेटा कैसा होगा, बेटे का आकार प्रकार, वो चूंकि नौजवान होगा तो शरीर स्वस्थ होगा, और उसके पिता जो वृद्ध हुए हैं तो शरीर कमजोर होगा। तो बिना नाप का बेटे का जो कपड़ा पिता पहन लिए, और फिर पिता क्या कर रहा है, तो पिता जो है बाहर जब पत्ते बुहार मतलब साफ सफाई कर रहे हैं, और बेटा अगर लान है तो लान में अपनी घास काट रहा होता है, और ये काम जो हर दूसरे तीसरे दिन करता है, और पिता जो है फक्र से सीना फुलाए उसको देखता है तो उसका बेटा जो अमेरिका में घास काटता है। व्यंग हुआ कि नहीं? अरे घास काटने का काम इंडिया में कर लिए होते, इंजीनियर बन के, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के, मतलब कि विभिन्न पेशों में जाकर के, और वहां जाकर के अगर यही काम करते, घास काटना मतलब हमारे यहाँ सबसे बेकार काम, रद्दी काम माना जाता है। ठीक है, आगे चले, समझ में आ रहा है? कहते अब डॉलर आ गया, डॉलर के चक्कर में पहला काम ये हो गया कि माता पिता दोनों का सांस्कृतिक रूप से वस्त्र इत्यादि से परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, अब हमारे यहाँ तो मजे पूरे सप्ताह में करते हैं ना, इसके लिए कोई समय निश्चित है? अरे बोलो यार, हाँ नहीं, कभी भी मजे कर सकते हैं, लेकिन वहां जो क्या होता है, मशीन की तरह 12-14 घंटे कटते हैं, और जो संडे होती है, सप्ताहांत मतलब छुट्टी का दिन होता है, उस दिन जो मजे करते हैं। कहते सप्ताहांत पर यह अमेरिकी हिंदुस्तानी चौपाया बनकर आउटिंग पर निकलता है। 4 पैरों का कौन होता है? जानवर, यही ना, जानवर के 4 पैर होते हैं, मनुष्य के 2 पैर। तो लेखिका कहती है कि वो निकला चौपाया तो कैसे निकल रहा है, कहते टू हैव फन, एंजॉयमेंट, वो आप जो एंजॉय करने के लिए, आनंद करने के लिए निकल रहा है, खुश जो मजे करने के लिए, फन करने के लिए निकल रहा है। तो कहते कि यहाँ जो लोग हैं पैदल कोई नहीं चलता, क्योंकि सबके पास क्या है? गाड़ी है। कहते हैं सबके पास गाड़ी है, ऐसी स्थिति में 4 पैरों पे गाड़ी चलती है। तो लेखिका कहती मैंने इसके लिए एक चौपाया कहा। ठीक है, तो कहती क्या है कि ऐसी कहावत है कि अमेरिका आकर सारे के सारे चौपाए हो जाते। अंडरलाइन कीजिएगा। सड़कों पर सिर्फ कारें दिखती हैं, घरों में सिर्फ मशीनें, आदमी कहीं नजर नहीं आता, आते भी हैं तो किसी फन या एंजॉयमेंट वाली जगहों पर, जैसे थिएटर, रेस्तरां, डिस्को डांस, वेल एसिड पार्टी, पब, सेल, फनवेयर, हर जगह बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है फन। हाथों में कोक कॉफी के गिलास और बर्गर चिप्स के पैकेट लिए लोग जिंदगी के लाटा फन बटोरने के लिए बेताब होते हैं। कहते हैं ये लोग निकले तो कहाँ निकले? अपने ऑफिस में थे, अपने बिजनेस वाले स्थान पे थे। अब सप्ताह का जब अंत आया तो ये लोग अपनी कारों से निकलते हैं। कहाँ निकलते? कहते घर में मनुष्य नहीं होता, संवेदना नहीं होती। क्या होता है? जैसे अभी फैन बंद करने के लिए आपने स्विच ऑफ किया और फैन चलाने के लिए स्विच ऑन किया, तो कहते हैं केवल मशीनें होती हैं, वहां जहाँ आदमी नजर नहीं आता। आदमी जब होगा तो उसको सुख होगा, उसको दुख होगा, उसे भूख प्यास लगेगी, वो एक दूसरे के सुख दुख को समझ सकता है। कहते कि यहाँ सारे के सारे लोग क्या हो चुके हैं? मशीन हो चुके हैं। ठीक है, और ये सप्ताह के अंत में जो है जाते हैं फन के लिए या एंजॉयमेंट के लिए, तो किसी डिस्को में जाएंगे, किसी रेस्तरां में जाएंगे, किसी होटल में जाएंगे, किसी पब में जाएंगे, और वहां जो है ये लेने के लिए बहुत ढेर सारा फन इनके हाथ में क्या होगा? इनको फन कैसे मिलता है? इनको खुशी कैसे मिलती है? अरे हमको तो खुशी मिलती है परिवार के साथ रहें, है कि नहीं? घूमने जाए, खाने पीने जाए, किसी शादी वगैरह में जाए। कहते हैं इनकी जो खुशी है वो किस पे है? तो कहते हैं कि इनके हाथ में अगर कोक का ग्लास हो, मतलब ड्रिंक करने का सामान, ऐसे आप समझ लीजिए, और सामने जो है चिप्स हो, तो अगर एक हाथ में चिप्स और एक हाथ में कोक का ग्लास है तो हैव मोर फन, वो ज्यादा आनंद ले रहा है। अरे भाई, कोक से और चिप्स से आनंद मिलेगा? हमारे मुंबई में भी हम करने लगे हैं बड़े आराम से वो सारी चीजें, जो कि हम ऐसी जगह बैठे हुए हैं कि वो सारी चीजें हमें देखने को यहाँ मिलती है कि नहीं? हम क्या कहते हैं? कहते हैं चलो एंजॉय करें। कहाँ करें? तो जाके किसी होटल में बैठ जाते हैं, यही ना? अरे जितना मजा मूंगफली लिया, वड़ा पाव लिया और किसी गार्डन में बैठ गए, 5 दोस्त बैठे हैं और हंस के खा रहे हैं, उसमें आएगा वो किसी होटल में चले गए,
या किसी ऐसे एयर कंडीशन पे गए जगह पे जाके जब बैठ गए, अब वहां पता चलता है कि भाई कोई ये न जाने कि नहीं हम जो है बहुत पिछड़े नहीं हैं, तो वहां जाकर के क्या करते हैं, एक तो हम नकाब ओढ़ लेते हैं। अरे खाने के लिए मजा अगर हाथ से है तो चम्मच की खनक ना हो बचाने के चक्कर में हम खाने का भी मजा नहीं ले पाते। बेटा होता है कि नहीं? अरे मजे तो तब है जबकि किसी भी तरह का अनुशासन न हो मजे के समय, और जब किसी तरह का अनुशासन या कहीं से दिखावा आ गया तब तो हम परेशान किस में रहेंगे? दिखावे में रहेंगे, यही ना? तब मनुष्य नहीं रहेगा, इस बात को आप जान लीजिएगा। वही मनुष्य या मनुष्यता संवेदना जो है खत्म होती है। तो क्या कहते हैं, अब यहाँ ये आते हैं लाटा फन के लिए, और ये लाटा फन मतलब खूब ढेर सारा आनंद मौज करके एक कोक के ग्लास से और चिप्स के पैकेट से ये क्या होता है, एक सप्ताह के लिए क्या होगा, चार्ज हो गया, जैसे मोबाइल हम चार्ज कर लेते हैं, यही ना? कहते हैं इसके बाद क्या होता है, अब ये लोग जब आते हैं तो इनके जो बच्चे हैं तो बच्चों को गोद में कौन उठाए? अरे हम तो छोटे बच्चों को लेके दुलरा करके उनके साथ भी फन कर लेते हैं, मजे ले लेते हैं, हमारे मनोरंजन हो जाते हैं कि नहीं, हम स्वस्थ हो जाते हैं कि नहीं? कहते हैं स्ट्रोलरों में बंधे बच्चे ये कैसे, इन खाए अघाए लोगों के ये बच्चे कैसे एकदम उकताए हुए परेशान हैं, ये एकदम गुमसुम है, ठीक है? इनको स्थिति कैसी है, तो जब भी बच्चों को खुशी देनी हो तो इनको दो खिलौना पकड़ा दो। बच्चे को खिलौना चाहिए, खिलौने से खेलेगा, बशर्ते जब उसे माँ बाप भाई बहन परिवार के लोग पहले चाहिए। अगर इन लोगों से हिला मिला रहेगा तब तो खिलौने से खेल लेगा। और आज के माँ बाप क्या जानते हैं, वहां के भी, मैं तो मुंबई के भी माँ बाप को कह रहा हूं कि दोनों जॉब कर रहे होते हैं तो अपने बच्चों को समय तो नहीं देते, उनसे बात तो नहीं करते, सप्ताह भर हो जाता है, लेकिन क्या करते हैं, उनको जो साधन चाहिए, उनको जो सुविधा चाहिए, उनको जहां होटल में घूमना हो वो पैसे उनके जेब में डाल देंगे। ये बताइए बच्चा जो है मनुष्य बन पाएगा? बहुत जरूरी है परिवार का प्यार मिलना, बहुत जरूरी है हमारे आसपास के समाज का डर होना, अनुशासन होना, है कि नहीं? बहुत जरूरी है रिश्तों का होना। आज तो हमारे रिश्ते भी कम होते चले जा रहे हैं, है कि नहीं? नाभिक पे मेरे मम्मी पापा भी परिवार में अब नहीं चाहिए। हमारे यहाँ 3-3 4-4 पीढ़ियां रहती थी, दादाजी के पिताजी भी अगर जीवित होते थे तो वो भी रहते थे। आज क्या है, आज जो पता चल रहा है कि हम अपने मम्मी पापा को साथ नहीं रखना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारी प्राइवेसी में खलल पड़ेगा, कुछ भी होगा वो टोकेंगे। जो नई पीढ़ी आप वाली है वो क्या, वो अपने मम्मी पापा को भी नहीं रखना चाहती, और उनके बच्चे जरा सा बड़े हुए तो उनको भी नहीं रखना चाहते, वो बच्चे नहीं रहना चाहते। ये देख लीजिए, ठीक वही मशीनी जीवन हमारे यहाँ आ रहा है भारत में। कहते हैं अब ये बच्चे कैसे हैं, तो ये बच्चे जो है गुमसुम हैं, और इनके जो माँ बाप हैं ये जो फल लूट रहे हैं, ठीक है? तो लिखता व्यंग करती, कहती कि बच्चों का मुक्त निर्द्वंद होकर के घूमना, उछलना कूदना, खिलखिलाना, हंसना, खेलना, कहते हैं ये जो विकसित संस्कृतियां हैं वहां के लिए क्या है, उसके अनुकूल नहीं है। अगर ऐसा है तो लोग क्या कहेंगे, कहेंगे पिछड़ा है। विकास के लिए बच्चों के सामाजिक सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे ऊपर अनुशासन नहीं होगा तो हम बिगड़ जाएंगे। जिसको हमारे, ध्यान दीजिए बेटा, जिसको हमने कहा बिगड़ जाएंगे, बिगड़ नहीं जाएंगे, हमारे अंदर की मनुष्यता खत्म हो जाएगी। हम रिश्तों का महत्व क्या, रिश्ते क्या समझ नहीं पाएंगे। हम रिश्तों को कितना समझने लगे, कुछ भी पड़ा तो गिफ्ट दे दिया और गिफ्ट ले लिया। हमारे इस परिचित ने, हमारे इस रिश्तेदार ने, हमारे इस फ्रेंड ने हमको इतना महंगा गिफ्ट दिया तो वो हमें ज्यादा प्यार करते हैं, हमको ज्यादा मानते हैं। हमारे इस रिश्तेदार ने हमको समय तो भरपूर दिया लेकिन उसने गिफ्ट नहीं दिया, इसका मतलब वो लाइक नहीं करता, यही ना? हमने कसौटी यही बना ली है ना बेटा। जो आपको समय देता है, जो आपके साथ है, वो आपका सबसे कीमती उपहार है, और ऐसे उपहार को आप हमेशा बचा के रखो। जो आपका रिश्तेदार, आपके घर वाला कोई आपको डांटता है,
आप जान लो बहुत भाग्यशाली आपको कि वो कीमती उपहार जो आपको मिला हुआ है, जो आपकी खुशी में खुश होता हो, जो आपके दुख में दुखी होता हो। तो कहते हैं कि ये विकसित जो देश हैं, विकसित जो संस्कृतियां, वहां जो है क्या उछलना कूदना निर्धुंध होना ये सब क्या मना है। कहते हैं अब यहाँ जो भारतीय लोग पहुंचे हैं, इनकी जो आत्मा है इस एक रास्ता को देख करके क्या होती है, छटपटा उठती, नहीं रहने लायक नहीं है कि नहीं। अब कहते हैं इसके अलावा और तो खुश रहने या अपने गम को गलत करने के लिए, दुख दूर करने के लिए जो एक दूसरा स्थान या दूसरी जगह या दूसरा टानिक और वो क्या बाजार हम क्या करते हैं, मुंबई में भी आजकल खूब होता है, चलो मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग करने कौन जाएगा, जिसके जेब में पैसा होगा डॉलर होगा, है कि नहीं। अरे भाई मार्केटिंग के लिए हम जाते हैं तो हम पहले से निश्चित कर लेते हैं कौन सा सामान खरीदना है कि नहीं। गए सामान लिए चले हैं, मार्केटिंग मतलब वहां गए, जो कुछ भी सामने पड़ गया, आप वाली पीढ़ी यहाँ खूब करती है, जो भी सामने पड़ गया किसी शॉपिंग मॉल में चले गए और प्लास्टिक मनी जो है क्रेडिट कार्ड जेब में है या एटीएम कार्ड जेब में है, तो क्या किया, जो भी सामने पड़ गया, थोड़ा सा छूट है, थोड़ा सा पसंद है, फटाक से खरीद लिया, है कि नहीं। तुरंत जो तो कहते हैं कि अब यहाँ मतलब वो बीमारी हमारे यहाँ कहने को मतलब बार बार यहाँ से जोड़ के इसके लिए बता रहे हैं कि ये डॉलर कमाने अमेरिका गए हैं, हम रुपए कमाने जो है देश की छोटी छोटी जगहों से मुंबई चेन्नई या कलकत्ता या ऐसी जगहों पे शहरों में आ गए हैं, है कि नहीं। कहते हैं अब यहाँ जो है एक और टॉनिक है अपने दुख को दूर करने का कि जा करके जो है हम बाजार जाएं और वहां अनगिनत चीजें हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं, कपड़े हैं, तरह तरह के परफ्यूम हैं, तो वहां जाकर के क्या करते हैं, उसे देख करके वहां के चकाचौंध में हम खो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ रंग बिरंगे पोशाकों में जो है हम तरह तरह के फोटो खिंचवाए और अपने उस फोटो को जब हम अमेरिका से हिंदुस्तान अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं तो हाँ परिवार वाले रिश्तेदार उसको देख करके लाहालोट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, अरे वाह मेरा बेटा तो अमेरिका में जो क्या कर रहा है, राज कर रहा है, यही ना। कहते अब उसे देख करके इंडिया में रहने वाला जो व्यक्ति होगा, आखिर उसके अंदर से हीनता का भाव या कुंठा की बात आएगी कि नहीं आएगी। क्या किया, वहां से जो दिखाऊ चीज थी उसको लेकर के फोटो खींच करके तो भेज दिया, तो घर वालों ने देखा, उन्हें क्या होगा, एक तरफ तो गुमान होगा, लोगों को बताएंगे ये देखो मेरा भाई है, मेरा बेटा है, महंगी गाड़ी पे फलाना दिखाता है, और दूसरी तरफ इनको देख करके ये होगा कि यार हमारा ध्यान नहीं दे रहा, यही ना। जैसे प्राय हम मुंबई वालों के साथ भी होता है कि पता चलता है कि जो गांव पे बैठा हुआ है उसकी बहुत अपेक्षा हमसे होती है कि नहीं, और हम यहाँ जो है 10 बाई 10, 10 बाई 20, 10 बाई 30, 20 बाई 50 इतने के ही घरों में रहते हैं। अल्लाह हमारी चावल लो, हमारे फ्लैट हो, क्या होगा 2 BHK 3 BHK, किसी का बहुत बड़ा होगा, रेयर में होगा तो 4-5 BHK होगा, कितना बड़ा घर होगा, कुछ नहीं। और गांव का किसी का भी कितना छोटा भी घर होगा तो क्या होगा, 5 BHK ज्यादा का होगा, यही ना। गांव जाते हैं देखिए किसी का घर इतना छोटा नहीं होगा जितना यहाँ का सबसे बड़ा घर होगा, है कि नहीं। तो कहते हैं कि अब क्या होगा, उनके अंदर कुंठा भरेगी, और कहते हैं उन्हें क्या मालूम। अब ध्यान दीजिए, एकदम सही जीवन आ रहा है। ये पोशाकें अंडरलाइन करना और कर लीजिए, कहते हैं ये पोशाकें बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर के क्लियरेंस सेल से खरीदी हुई होती। कहते हैं कि उनको ये पता नहीं होता कि ये जो कपड़े पहन के उनके डॉलर कमाने वाले पूत ने भेजे हुए हैं वो क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर जो है, जो दुकानें होती हैं, वो बीमारी यहाँ भी आ गई, पूरे देश में अब तो छा गई है। वहां का जो क्या होता है, ईयर का जो क्लियरेंस सेल होता है, जो डिफेक्टेड होते हैं, यही ना। कहते कि वहां से ये सस्ते में खरीदे गए होते हैं, कहते औने पौने दाम में, मतलब वहां के लिए वो क्या कचरा है, कंपनी के लिए वो माल कैसा रद्दी है। और ये डॉलर कमाने वाले जो इंडिया से लोग गए हैं वो क्या करते हैं, उसको खरीद लेते हैं, और इसके बाद जो है
दुनिया भर के गरीब देशों से गए हुए जो लोग हैं उनके लिए वही बहुत अच्छा है। अरे बाहर आप निकलते हैं, देख लीजिए भाई, एक तरफ तो महंगे बड़े शोरूम हैं, दूसरी तरफ सामान्य दुकानें हैं, तीसरी तरफ सड़क पे भी सामान बिक रहा है कि नहीं? तो अब पता चले कि चौथी तरफ क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के माल जो अच्छे होते हैं वो बिक गए। अब इसके बाद जो किसी कारणवश डैमेज माल हो गया तो उसको ले आके सड़क पे बेच देते हैं, है कि नहीं? तो कहते हैं कि ये जो दुनिया भर के गरीब देश से आए हुए लोग होते हैं, डॉलर के चक्कर में वो क्या करते हैं, ऐसे सामानों पर टूट पड़कर ऐसे सामानों को खरीद लेते हैं, है कि नहीं? कहते हैं अब जैसे घर बदलने के लिए, तो घर बदलना है तो क्या होता है कि ये बॉम्बे में भी अब कुछ चलने लगा है, पुराना फर्नीचर मिलता है कि नहीं, पुराने कपड़े मिलते हैं कि नहीं, पुराने गहने मिलते हैं कि नहीं, आर्टिफिशियल गहने मिलते हैं कि नहीं, सब कुछ बिक रहा है। तो ठीक यही स्थिति वहां थी। और आज भी जैसे मुंबई में किसी को घर बदलना हो और 40 किलोमीटर सामान लेके जाना हो तो ट्रक वाला क्या लेगा, ट्रक वाले का किराया ही 50-75 हजार हो जाएगा। तो क्या सोचेगा, सोचेगा कि यहाँ का सामान जो है जो कुछ भी मिलता हो हम निकाल दें, वहां जाकर के नया खरीद लेंगे, है कि नहीं? और जब पैसे थोड़े से हैं तो चेंज करने की प्रवृत्ति भी होती है। कहते हैं अब ये जो है करते क्या, घर बदलना है तो जो घर बदल के जाने वाला है वो व्यक्ति क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत पैसा लगेगा, इसके लिए जब वो घर में ही यार्ड सेल लगा देते हैं कि भाई आप आओ, देखो, देख करके आपको चाहिए तो लेके जाओ, घर बदलना ही है तो ट्रांसपोर्टेशन के चक्कर से मुक्ति मिली। कहते हैं ये सामान कौन से होते हैं, कहते हैं जैसे टेबल है, पुराने कुर्सियां हैं, लैंप है, रैक है, झूले हैं, कहते पालने से लेकर बच्चों के खिलौने तक सब कुछ मुफ्त, मतलब बेड वगैरह जितना भी अद्दा गद्दा सब कुछ यहाँ भी बिकता है कि नहीं, सेकेंड हैंड बिकता है कि नहीं, बिकता है तो कोई ना कोई खरीदता होगा। जो सेकेंड हैंड, बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, जो सेकेंड हैंड खरीद रहा है उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी तभी खरीद रहा है, लेकिन जो सेकंड हैंड खरीद रहा है वो सारे के सारे सामान जो है बहुत अच्छी कंडीशन में होंगे और बड़े ब्रांडेड कंपनी के होंगे तभी वो खरीद रहा है। दोनों बातें समझ में आई। तीसरी बात, अब उन ब्रांडेड चीजों को देख करके जिसकी आर्थिक स्थिति अंदर से मजबूत नहीं है, कमजोर है, घर में लगा हुआ होगा, तो जो भी रिश्तेदार या परिवार के लोग देखेंगे तो उनको तो यही होगा कि इतना अपने भर के बैठे हैं और थोड़ा सा घर का ध्यान नहीं देते। बात समझ में आई? अंदर से खोखले हैं, लेकिन उन्होंने जो है क्या क्या कहते थे, जो वहां जाते हैं उनके साथ यही होता है। हमको उनकी गाड़ी दिखती है, हमको उनके फर्नीचर दिखते हैं, हमको उनके कपड़े दिखते हैं, हमको उनके साधन दिखते हैं, लेकिन सारे के सारे कैसे होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं, अधिकांश के, सबका नहीं, ऐसे समझिए। तो क्या कहती है, लेकर कहती कि आओ, तो वो लगा देते हैं और कहते हैं कि आओ भाई उठा कर लेके जाओ। तो उसमें ऐसा क्यों करते, कहते कि उनका जो है, जो उसे ढोने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का जो झंझट है, फेंकने में जो उनका उस सामान को वहां से हटाने में जो उनका खर्च आएगा, कहते हैं ऐसे स्थिति में वहां जंक यार्ड होता है, जैसे जो पुराने सामान हो जाते हैं तो हमारे यहाँ तो हम क्या करते हैं, कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, या कुछ नहीं हुआ तो क्या करते हैं बेटा, उठा के सड़क पे फेंक देंगे कि नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी की, कारपोरेशन की गाड़ी आएगी उठा ले जाएगी। वहां ऐसा नहीं है, आप बाहर छोड़ नहीं सकते, फिर आपको चार्ज देना होगा और वहां का जो कारपोरेशन होगा, नगर निगम विभाग का, वो आपसे पैसे लेगा, फिर ले जाकर के उसको क्या करेगा, उसको तोड़ेगा, खत्म करेगा। तो आखिर उससे तो बचत हो गई ना, है कि नहीं? कहते अब हमारे यहाँ पुरानी सेकेंड हैंड चीजों कोई कीमत नहीं, जगह नहीं, हम यूज एंड थ्रो की थ्योरी में विश्वास करते हैं, टॉयलेट पेपर से लेके इंसानी रिश्तों तक, अंडरलाइन कर लीजिएगा। कहते हैं कि वो जो है अपना खर्चा बचाते हैं। कहते वहां एक कल्चर है, एक संस्कृति है, क्या कि हमारे यहाँ जो पुरानी चीजें हैं उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में क्या है, जितनी पुरानी से पुरानी चीजें अगर रखने की जगह हो तो हम रखते चले जाते हैं, है कि नहीं? शायद हो सकता है 25, 50, 100 साल पुराने जो है फर्नीचर आपके घर में मिल जाए। मुंबई घर में तो जगह नहीं होती, लेकिन गांव वाले घर में पड़े होंगे।
कोई सामान जब पुराना होता है क्या होता है, पहले यूज करते हैं, पुराना हुआ तो उसको घर के कोने में रखते हैं, फिर तीसरे कोने में जाएगा, जब एकदम रद्दी होगा तब फेंका जाएगा, है कि नहीं। कहते हैं कि यहाँ जो है, लेकिन अमेरिका में क्या है, जहाँ डॉलर मिलता है, यहाँ बेटा मोबाइल नहीं, यहाँ जो सेकेंड हैंड चीजें इसकी कोई कीमत नहीं है, इसके लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ की सोच कहती है यूज एंड थ्रो, मतलब यूज करो और फेंक दो। किसका? सामान से लेके व्यक्ति तक। मुंबई में भी को होता है ना, अरे यार अपना काम निकाल लो चलो, यही ना, यूज एंड थ्रो। कहते हैं अब इसके लिए चाहे टॉयलेट पेपर हो या इंसानी रिश्ते हो, उनके लिए इसकी कोई कीमत नहीं है। सारे लोग क्या डॉलर हैं। अगर आपसे काम बनता है तब तो आपसे रिलेशन है, अगर आपसे काम नहीं बनना है तो आप बाप भी हो तो नहीं पहचानेंगे, यही ना। कहते हैं ये उनका कल्चर है। अब ये जो तुम गरीब मुल्क के लोग हो, तुम्हारे लिए ये चीजें नियामक। कहते हैं कि तुम भारत से आए या अन्य ऐसे देशों से आए तो तुम्हारे लिए क्या ईश्वर का जैसे वरदान है, और तुम इन चीजों को, सेकेंड हैंड चीजों को अगर खरीद लोगे तो ज्यादा डॉलर बचा लोगे, और जब डॉलर बचा लोगे तो डॉलर अपने देश में भेजोगे, तो उससे तुम्हारी जो जरूरत है बेसिक, जैसे बहन की शादी का दहेज है, या माँ की बीमारी का है, या घर, मतलब जितने भी तरह की चीजें हैं वो डॉलर उसमें काम आएगा। इसका मतलब है कि जो बाहर डॉलर कमाता है वो कितनी जबरदस्त कीमत उसकी चुकाता है, घर के लोग भी नहीं समझ पाते। तो कहते हैं कि यहां से जब वो आए हैं तो कितना सब कुछ गवा करके फिर आए। तो कहते हैं कि अब अगर तुम झेपोगे, तुम्हारे अंदर शर्म रही, झिझकोगे, तो क्या होगा कि तुम डॉलर नहीं कमा सकते, मतलब डॉलर कमा करके डॉलर बचा नहीं सकते, है कि नहीं। झेप मतलब शर्मिंदगी, है कि नहीं। अरे क्या करें, अभी जो सड़क पे खड़ा हुआ, सड़क पे पड़ा हुआ कोई भी सामान हो और हमें जो उसे लेना है, और हम जरा सा झेपे, हम किसे झेपे, मतलब क्या, हम ये लगे कि यार कोई देख लेगा, बेइज्जती का विषय है कि नहीं। सेकेंड हैंड हम कुछ खरीद रहे हैं, कोई देख लेगा, ये क्या झेपना, शर्मिंदगी, झिझक किसके लिए, है कि नहीं। झिझक एकदम सही अर्थ होगा किसी भी चीज का, एकदम बिंदास, वारे ठीक है, गए लिए चले गए। तो कहते हैं कि अगर तुम ऐसी स्थिति में आए कि तुम्हारा आत्मसम्मान जाग गया, तुम्हारा स्वाभिमान जाग गया, या तुम्हें देख करके इसको जो खिसियाहट मतलब शर्मिंदगी महसूस तुम कर रहे हो, या तुम्हारे अंदर जरा सी भी झिझक है, ठीक है, झेप झिझक। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में जैसे शब्द हिंदुस्तानी शब्दकोश में मतलब भारत में ही चलते हैं, यहाँ नहीं चलते। यहाँ अगर झिझक की तो क्या होगा, डॉलर गया। तो डॉलर बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्वाभिमान को, आत्मसम्मान को, अपनी शर्मिंदगी को, अपनी खिसियाहट मतलब चिड़चिड़ेपन को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं इन शब्द जालों का सवाल ही, इन्हें शब्द जालों का सवाल ही समझो। तो कहते हैं कि इन्हें इतना मान के चलो कि ये शब्द है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब समझ में आया। वहां जो लोग जाते हैं उनका कोई स्वाभिमान नहीं होता, उनका आत्मसम्मान नहीं होता, उनके पास जो है किसी भी तरह की झिझक नहीं रह जाती, ठीक है। तो कहते हैं कि अब तुम अगर ऐसा करते हो तो क्या होगा, बना बनाया जो तुम्हारा खेल है वो खराब हो जाएगा, है कि नहीं, डॉलर के चक्कर में। और सारे डॉलर जो कमाए हैं वो डॉलर क्या हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। तो कहता है कि तुम जो है, जो अखंड भारत है वहां से आए हो, और जब तुम आए तो तुम्हारे साथ टुकड़े टुकड़े में बहुतों की उम्मीद जुड़ी हुई है। सबने, बहन ने आशा किया, माँ ने आशा किया, पिता ने आशा की, सारे लोगों की आशाएं हैं। तो कहते हैं अब अगर ये चीजें आ गई तो वो क्या होगा, सब कुछ तहस नष्ट हो जाएगा। कहते हैं ऐसे स्थिति में ये आत्मसम्मान अमेरिका की धरती पर या जहां डॉलर कमाए जाते हैं वहां के लिए क्या, तो कहते हैं बिगड़ैल बच्चा है, जो कि क्या करेगा, बिगड़ैल बच्चा जैसे कुछ नहीं करता वैसे आत्मसम्मानी व्यक्ति वहां जाकर के कुछ नहीं कर सकता। अब आगे की बात चलिए, फिर बात बदले।
न ना तो रिश्तों का खिचखिच, न टोका टाकी की पाबंदियां, जो चाहो करो जैसे चाहो जियो। कहते अब यहाँ जो नात रिश्तेदार हैं, कहते इसका भी कोई खिचखिच नहीं है कि नहीं? कोई रिश्तेदार नहीं है। जब अकेले हैं तो कुछ भी करें अपने मन से, किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है। हमारे यहाँ भारत में तो सामाजिक बंधन है ना। तो कहते हैं अब कोई यहाँ टोकने वाला भी नहीं है, आप स्वयं के मालिक हो। कहते जो चाहो वो करो, जैसे चाहो वैसे जियो, कपड़े पहन के रहो, कपड़े मत पहन के रहो, खाना खाओ मत खाओ, पानी पियो, पानी की जगह और नशे का सामान पियो, है कि नहीं? शांत रहो, झगड़ा करो, लेकिन झगड़ा करोगे तो पुलिस वहां पकड़ के ले जाएगी और फिर उसमें भी डॉलर खर्च होंगे। कहते जैसे चाहो वैसे जियो। कहते कि यहाँ 8 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल का जो बूढ़ा है, सारे के सारे लोग स्वतंत्र हैं और स्वच्छंद हैं। कैसे? अपने ढंग से जीने के लिए। बहुत मुश्किल है हमारे यहाँ। तो क्या है, चाहे बूढ़ा हो या बच्चा हो, एक सामाजिक अनुशासन है, एक पारिवारिक अनुशासन है कि नहीं? और उसी के तहत हमें जीना पड़ता। अभी 2 घंटे घर से, कॉलेज से लेट जो 4 दिन चले जाइए तो मम्मी कहेंगे कहाँ देर हो रही है कि नहीं? पता चला कि जरा सा ऐसे वैसे कपड़े पहन लिए, मम्मी बोलेंगी क्या कर रहे हो। पता चला कि 5 दिन बस आप जो है कुछ भी फास्ट फूड लेके घर चले जाइए, तुरंत जो है पापा बोलेंगे बेटा देखो इससे पेट खराब हो जाएगा, नुकसान करेगा। 15-20 दिन लेते जाइए तो तुरंत सवाल आ जाएगा, भैया पूछेगा ये बताओ ये पैसे तुम्हारे पास कहां से आ रहे? सारे सवाल आते हैं कि नहीं? लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं है, खाओ पियो मौज करो। वो पीढ़ी हमारे यहाँ भी अब यहाँ पैदा हो रही है कि नहीं? उनको क्या चाहिए? प्राइवेसी चाहिए। अभी पूछ दे आपके मोबाइल में पासवर्ड है, आप बोलेंगे है ना? भारतीय संस्कृति में पासवर्ड और ताले के लिए तो कोई जगह ही नहीं। घर के अंदर ताला नहीं रखता। घर का जो सामान है पूरे परिवार का होता है, तो पूरे परिवार का होता है तो किसी पासवर्ड की जरूरत है नहीं। मेरे मोबाइल में नहीं है, नहीं होना चाहिए। घर के लोगों के लिए कोई पासवर्ड नहीं होना चाहिए। जहां पासवर्ड आया इसका मतलब गोपनीयता आई, गोपनीयता आई इसका मतलब कि आपकी जो स्वच्छंदता है, आपका जो स्वाभाविक रहन सहन है वो प्रभावित हो रहा है कि नहीं? कहते हैं कि यहां जो क्या हुआ, अपने ढंग से जीने के लिए सारे लोग स्वतंत्र हैं। अगर बच्चा जो है किसी भी तरह की शैतानी करे और माँ बाप उन्हें डांटे डपटे, सोचे कि भाई बच्चा गलत हो रहा है तो इसको सही कर दें, तो क्या होगा? 8 साल का बच्चा होगा, 911 पे फोन कर देगा और तुरंत पुलिस आ जाएगी। और पुलिस आ जाएगी तो इसके बाद जो है बच्चे के ऊपर जुल्म करने के अपराध में माँ बाप को गिरफ्तार कर लेंगे, है कि नहीं? और वो इस पे शिकायत दर्ज करा देगा। क्या करना होगा? जमानत करानी पड़ेगी, मुकदमा हो जाएगा। मतलब बच्चे को आप डांट नहीं सकते। हमारे यहाँ भी हो गया बेटा, जिस दिन से शिक्षक बच्चों को डांट नहीं सकता, मार नहीं सकता, रूल में आ गया, पूरा एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया। डर की बहुत जरूरत